अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर फ़िज़िक्स के लिए आपका टीचर नवीद रऊफ़। और सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट इक्वेशन ऑफ प्रेशर। इक्वेशन ऑफ प्रेशर था, और इक्वेशन ऑफ प्रेशर हमने क्यों, हालांकि अगर आप बुक की तरतीब में जाएंगे तो वहाँ पहले गैस लाज आते हैं और बाद में इक्वेशन ऑफ प्रेशर है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप गैसेस के बारे में जो पढ़ना शुरू करते हैं, पहले आप लोग पढ़ते हैं KMT ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की जो एप्लीकेशन है, KMT ऑफ गैसेस की जो एप्लीकेशन है वो है इक्वेशन ऑफ प्रेशर। तो मैंने पहला काम ये किया कि KMT ऑफ गैसेस के मेन पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया, और उसके करने के बाद फ़ौरन उसकी एप्लीकेशन यानी इक्वेशन ऑफ प्रेशर डिराइव करवा दी। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो गैस लॉज है। तो हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि गैस लॉज क्या हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं गैसियस सिस्टम। नॉर्मली फ़िज़िक्स में और फिज़िक्स के उस हिस्से में जहाँ एप्लीकेशन फ़िज़िक्स ज़्यादा है वहाँ पर हम गैसियस सिस्टम किससे लेते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि गैसियस सिस्टम क्या है। आम तौर पर इन कॉमन आपका कोई भी ऐसा एज्यूम सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको आप एज्यूम कर रहे हैं, जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके एज्यूम किए हुए सिस्टम की बाउंड्री के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सिस्टम है, और इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो सारा सराउंडिंग है। आप किसी सराउंडिंग में रहते हुए, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान लगा हुआ है ये इसकी बाउंड्री है। तो किसी सराउंडिंग में रहते हुए जब आप किसी बाउंड्री के अंदर वाले सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस सिस्टम के अंदर गैस मौजूद है, उस सिस्टम के अंदर गैस फिल की हुई है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ये गैसियस सिस्टम है। ऐसा सिस्टम सराउंडिंग में रहते हुए जब आप किसी बाउंड्री के अंदर सिस्टम को ऑब्जर्व करें और उस सिस्टम के अंदर गैस मौजूद हो, हम उसे कंसिडर करते हैं ये गैसियस सिस्टम है। एंड नॉर्मली एप्लीकेशन फ़िज़िक्स में हम कंसिडर करते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर गैस शामिल की जाए, गैस फिल की जाए, गैस मौजूद हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं गैसियस सिस्टम। आम तौर पर जो हम डिस्कस करते हैं वो कोई कंटेनर या कोई सिलेंडर होगा, और इस सिलेंडर के अंदर हम गैस को फिल करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम अपने इस सेकेंड ईयर फिज़िक्स में जो कंसिडर करते हैं, जो केस सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम हम एज्यूम करते हैं। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम तो हम इस सिस्टम के हवाले से डिफ़ाइन करेंगे गैसियस सिस्टम क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गैस वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर शामिल हो, मौजूद हो, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है ये गैसियस सिस्टम है। क्लियर हो गया? ये ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर गैस शामिल हो, गैस मौजूद हो, गैस वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर मौजूद हो, ऐसे सिस्टम को गैसियस सिस्टम कहा जाएगा। अब मैं इस सिस्टम को जब ऑब्ज़र्व करने जाऊंगा तो मेरे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ हैं या मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इसे प्रॉपर्टीज़ भी कह सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकता हूँ, क्वांटिटीज़ भी कह सकता हूँ। जब हम किसी गैसियस सिस्टम को एनालाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मदद से करते हैं। इन चीज़ों को, इन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, इन स्टेट वेरिएबल्स को आप स्टेट फंक्शंस का भी नाम दे सकते हैं। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस क्या चीज़ हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, of a gaseous system
किसी गैसियस सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन और एक्सप्लेन इट्स स्टेट। किसी गैसियस सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करें। मतलब कोई आपसे ये कहे कि जी ये एक सिस्टम है, क्या है? आपने कहा जी गैसियस सिस्टम है। क्यों गैसियस सिस्टम है? क्योंकि इसके अंदर गैस वर्किंग सब्सटेंस है, मान लिया। अब उसके बाद पूछा जाए कि जनाब इस गैसियस सिस्टम के अंदर आप एक्सप्लेन करें कि ये कैसा सिस्टम है, तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये एक ऐसा गैसियस सिस्टम है जिसके अंदर सपोज कर लें मैंने ले लिया, कंसिडर कर लिया 0.5 मोल्स ऑफ गैस फिल किए गए हैं। ये जो 0.5 मोल्स ऑफ गैस है वो इस वक्त इसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं? लेट्स सपोज 0.02 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। और फिर इस गैस की वजह से इस सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेट्स से कि वो 1.2 एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक ऐसी गैस जिसकी इतनी क्वांटिटी, इतनी मिकदार है, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है और इतना प्रेशर जनरेट कर रही है, जबकि इस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू, वैसे आज टेम्परेचर सुबह सवेरे काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स से कि इस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मैंने क्या किया, इस गैसियस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ का सहारा लिया और ये 4 इसकी बेसिक स्टेट वेरिएबल्स भी कहलाती हैं या ये इसके बेसिक स्टेट फंक्शंस भी कहलाते हैं। किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो उसकी स्टेट को, जो इसकी हालत को एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करें, इसकी हालत की वजाहत करें, ऐसी क्वांटिटीज़ को नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? स्टेट वेरिएबल्स का या स्टेट फंक्शंस का। नॉर्मली जो हम स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं ये हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हकीकत में ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ गैस को। ये एक्सप्लेन करता है मास ऑफ गैस को। तो स्टेट वेरिएबल्स का क्या हुए? सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करें। और नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास, लेकिन मास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एन। दूसरी बात, इसकी ख़ास बात क्या होती है इन स्टेट वेरिएबल्स में या इन स्टेट प्रॉपर्टीज़ में, स्टेट फंक्शंस में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशियल प्रॉपर्टी है। द स्टेट वेरिएबल्स आर independent of path, or you can say process followed, process used। स्टेट वेरिएबल्स चेंज होते हैं, जाहिर है जब आप गैस को किसी प्रोसेस में से गुजारेंगे, किसी अमल में से गुजारेंगे, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टेट वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस आएंगे। तो स्टेट वेरिएबल्स के अंदर जब चेंजेस आएंगे तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस फंक्शन के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं? द आंसर इज़ नो। स्टेट वेरिएबल्स जब चेंज होते हैं तो इनके चेंजेस जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, बट दे डिपेंड अपॉन द स्टेट वेरिएबल्स डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। किसी गैसियस सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते, बट दे डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं ज़रा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या क्या यूनिट्स हैं।
जो हम नॉर्मली इस्तेमाल। एक बात और बता दूं, ये सिर्फ 4 स्टेट वेरिएबल नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, वर्क है, और बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। लेकिन हम नॉर्मली इंटरनल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल एनर्जी है, तो किसी भी गैस के अगर मैं स्टेट वेरिएबल्स को डिस्कस करने लग जाऊं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे तकरीबन एटलीस्ट 1 आवर और मोर, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बट चूँकि हमारा इस वक्त मकसद स्टेट वेरिएबल्स और उनके अंदर चेंजेस को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि हम बेसिक गैस लॉज की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस वक्त मेरे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे गैस लॉज के हवाले से जो बेसिक होंगे वो 4 स्टेट वेरिएबल हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, P से मुराद प्रेशर है। प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? द फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी बेसिक डेफिनेशन से मैं कंसिडर करता हूँ प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का ऐसा यूनिट है जिसे नॉर्मली हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी नहीं लिखते, बल्कि इसको इक्वलाइज कर देते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्वल पास्कल। प्रेशर P से शो किया जाता है। इसका बेसिक डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका बेसिक ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हम इस यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखते, बल्कि इसको इक्वल कंसिडर करते हैं पास्कल के। आम तौर पर गैस का प्रेशर जो हमें अक्सर दे दिया जाता है वो एटमॉस्फेयर के यूनिट में दिया जाता है, लेकिन हम चूँकि फ़िज़िक्स में एटमॉस्फेयर यूनिट यूज़ नहीं करते, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.01 एक्सपोनेंट 5 से, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यानी अगर आपको प्रेशर फिज़िक्स के किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में, किसी कंडीशन में आपको प्रेशर जो है वो अगर दे दिया जाए एटमॉस्फेयर के यूनिट में, तो आप इसको एटमॉस्फेयर के यूनिट में नहीं रखेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 एक्सपोनेंट 5 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में। सेकंड वन इज V। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये गैस का वॉल्यूम है। आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम क्या है? आम बेसिक डेफिनेशन, द स्पेस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। गैसेस में हम थोड़ा सा स्पेशलिटी ऐड कर देते हैं। गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि गैसेस की अपनी ना तो कोई शेप होती है, ना ही कोई इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। फिर गैसेस को जिस कंटेनर में भरा जाता है, ये उस कंटेनर के अंदर फैल जाती हैं, और फैलने के बाद हम कहते हैं कि ये सारे का सारा, यानी जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है। गलत बात तो ये कतई नहीं है, लेकिन इसको ज़रा और प्रिसाइज किया जाए, इसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए, देन आई मस्ट से ये भी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस को जिस बर्तन में भरा जाएगा, गैस इस पूरे बर्तन के अंदर फैल जाएगी। अब वो जो पूरे बर्तन का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिडर किया जाएगा। कोई गलत बात तो ये नहीं है, बट स्टिल इसमें मज़ीद एडिशन कीजिएगा कि ये भी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। द परफेक्ट डेफिनेशन इज द एरिया और द वॉल्यूम और द स्पेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कैन प्रोपेगेट। वो तमाम जगह, वो तमाम एरिया, वो तमाम स्पेस जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स आज़ादाना मूव कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, उस सारी जगह को, उस सारी स्पेस को कहा जाता है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस। ऐसा कहने की वजह मैं मिसाल देता हूँ। ये कंटेनर एक बर्तन है, इसके नीचे वाले हिस्से में मैंने कोई सॉलिड बॉडी रख दिया। अब ओवरऑल में देखूँ, बाहर से देखूँ तो बर्तन का वॉल्यूम इतना है, लेकिन क्या गैस इसके पूरे बर्तन के अंदर घूम रही है? नहीं घूम रही, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में मैंने कोई सॉलिड चीज़ रख दी, कोई गत्ते डाल दिए, कोई पत्थर डाल दिए, या कोई लिक्विड भर दिया। तो अब गैस पूरे बर्तन में नहीं फैल रही, बल्कि गैस सिर्फ इस हिस्से में फैल रही है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब
वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, वो सारी स्पेस जहां गैस के मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर पर फैल सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, उस सारी जगह, उस सारे वॉल्यूम को कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर हो गया? ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर क्यूब। इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। उसके बाद आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। नो, आप गैसेस में टेम्परेचर सिर्फ जनरल टेम्परेचर के तौर पर यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद इस टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम गैसेस को स्टडी कर रहे होते हैं तो गैसेस की स्टडी में चेंज ऑफ टेम्परेचर इंतहाई कम आता है, कभी कभी चेंज ऑफ टेम्परेचर इस्तेमाल होता है, वरना आम तौर पर गैसेस का जो टेम्परेचर यूज़ होता है वो स्टेट टेम्परेचर होता है, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। और हम बिल्कुल शुरू में जब टेम्परेचर वाला टॉपिक किया था तो इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि अगर टेम्परेचर स्टेट टेम्परेचर के तौर पर आए तो टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट यूज़ नहीं किया जाता, इसका स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन यूज़ किया जाता है। इसलिए गैसेस को स्टडी करते वक्त जहन के किसी एक कोने में ये बात अच्छी तरह रहे, किसी दूर वाले कोने में नहीं रखना, शुरू वाले में रखना, क्योंकि ये बार बार ये बात रिपीट हो जाती है कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ केल्विन के यूनिट में होगा। एंड द लास्ट थिंग एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन है इट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, या आप कह सकते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है हर गैस का। तो नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? मास ऑफ गैस के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो मतलब मास ऑफ गैस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो मतलब मास ऑफ गैस कम होगा। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि मास ऑफ गैस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। वैसे एक बात है, जब आप मास आपको मालूम है, आप मास से ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, देन व्हाई यू स्पेशली रिप्रेजेंट? आप इसको स्पेशली नंबर ऑफ मोल्स की मदद से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल का सिर्फ एक यही फार्मूला नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरू में, मेरा स्टेटमेंट, मेरी कहने की बात जहाँ से मैंने शुरू की थी, गैसियस सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये टॉपिक था, बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया जाता है, अच्छी तरह याद होगा। सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड फाइनली आइसोलेटेड सिस्टम। नॉर्मली जब हम गैसेस को किसी सिस्टम में कंसिडर करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि गैस जो है वो एस्केप आउट कर जाए, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एस्केप प्रॉपर्टी, एस्केप टेंडेंसी भी कहा जाता है इसको, कि गैस के मॉलिक्यूल्स चूँकि आज़ाद होते हैं, एक दूसरे के साथ हार्डली बाउंड नहीं होते, मजबूती से बाउंड नहीं होते, तो वो आसानी से कहीं से भी गैस फ्लाई आउट कर जाती है, एस्केप आउट कर जाती है। तो इसलिए हम जो गैसेस के सिस्टम कंसिडर करते हैं, हम उसके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं, एक बाउंड्री लगा देते हैं, और ऐसी बाउंड्री लगाते हैं जिसमें से गैस के मॉलिक्यूल ना तो अंदर से बाहर जाएंगे, ना बाहर से अंदर आएंगे। अब ऐसी सूरत में हमने ये कह दिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर फिक्स। चूँकि हम क्लोज बाउंड्री इस्तेमाल करते हैं तो इस क्लोज बाउंड्री के अंदर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस फिक्स करने होते हैं। इसलिए मास ऑफ द गैस को हम सिर्फ मास की सूरत में कंसिडर नहीं करते, हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में शो करते हैं, और इसका यूनिट भी मोल होता है। ये 4 स्टेट वेरिएबल समझ में आ गए। स्टेट वेरिएबल्स के बाद एक और भी बात याद रखिएगा कि स्टेट वेरिएबल्स, जिन्हें हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, इससे हट के एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन से मुराद नाम बता रहा है। जैसे मैंने स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन में कहा था, द स्टेट फंक्शंस
आर द स्टेट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो गैसवस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजाहत करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वजाहत करते हैं। लेकिन इनमें एक बात होती है कि ये हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमेशा उस रास्ते पर, उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं जिस प्रोसेस के ज़रिए आपने सिस्टम में चेंज लाया। एंड द टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर वर्क एंड हीट। बात वही है, दिल तो बहुत चाहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को वजाहत के साथ बयान करूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनकी वजाहत में चला गया तो बात आपके सिलेबस से काफ़ी हटकर चली जाएगी। एंट्री टेस्ट लेवल या इससे एप्टीट्यूड टेस्ट के लेवल के ऊपर जाकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली जाती हैं। अप टिल नाउ अगर आपको इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन मालूम है, स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, नॉर्मली हम कौन से 4 स्टेट वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, पाथ फंक्शन या पाथ वेरिएबल्स कौन से हैं और इनको क्यों पाथ वेरिएबल्स कहा जाता है। इफ़ यू गेट टू नॉलेज, अगर आपके जहन में ये बातें आ गई, दैट्स एनफ फॉर यू। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा आज के लिए असल टॉपिक है गैस लॉज। नोट कर लिया ये। तो जनाब हमारा टॉपिक है गैस लॉज। ये चलें पहले सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन बता दें, गैस लॉ क्या है। आप लोग गैस लॉज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा और आज सेकेंड ईयर में आकर फिर दोबारा उसी जगह खड़े में हैं, आप फिर गैस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। हाउ वुड यू डिफाइन अ गैस लॉ, गैस लॉ क्या चीज़ है, गैस लॉ क्या होता है। तो आपके पास स्टेट वेरिएबल कितने हैं, 4। तो कर लीजिए कि रिलेशन बिटवीन 2 स्टेट वेरिएबल्स while the other two variables are constant। अगर 2 स्टेट वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी जो 2 स्टेट वेरिएबल्स बचेंगे उन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा उस रिलेशन का नाम है गैस लॉ। आपके पास 4 स्टेट वेरिएबल है, 4 में से 2 स्टेट वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बाकी जो 2 स्टेट वेरिएबल्स बचेंगे उनका आपस में रिलेशन से मुराद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो बाकी के 2 स्टेट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन होगा उस रिलेशन का नाम होगा गैस लॉ। हैं कौन कौन से गैस लॉज हैं, कौन कौन से जो आप लोगों के सिलेबस में शामिल हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वैसे 2 ही आपके सेकेंड ईयर फिजिक्स में 2 ही शामिल हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप पढ़ने की बात करें तो आपने एक और भी पढ़ा होगा, एवोगाड्रोस लॉ, प्रेशर लॉ, और बस इतना ही काफ़ी। तो डिटेल में तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हम आते हैं अपने बेसिक 2 लॉज की तरफ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैस लॉज में ये बैकबोन है, इन्हीं 2 की बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा काम होता है, बात होती है। तो हम अपने पहले 2 गैस लॉज से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को आप लोग बहुत अच्छी तरह याद कर चुके, पढ़ चुके, डिफाइन कर चुके, इसको आप अच्छे तरीके से जानते भी हैं। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 4 हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस। तो अब पहले मैंने 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट करना है। वो जो 2 वेरिएबल्स मैंने कांस्टेंट करने हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो इफ mass and temperature of
a gas are kept constant, अगर आप किसी गैस के दो स्टेट वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दें, कौन से दो स्टेट वेरिएबल्स कांस्टेंट किए जा रहे हैं, मास एंड टेम्परेचर, देन अब बाकी दो बच गए, वो दो कौन कौन से बच गए, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और कॉमन सेंस की बात है, मैंने एक गैस रखी यहाँ पर, एक बर्तन के अंदर एक गैस को फिल कर दिया और इस गैस को फिल करने के बाद इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, और अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर मैंने पहले इतना प्रेशर रखा हुआ था, इतना वेट रखा हुआ था, ये है इसकी इनिशियल स्टेट, और देन मैं करता क्या हूँ, अगर मैं इसके ऊपर वज़न बढ़ाऊँगा तो क्या ये पिस्टन यहीं रहेगा, डेफिनेट सी बात है वज़न बढ़ेगा। मैंने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ की तरफ जाएगा या डिक्रीज़, सिंपल, ये नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ आने का मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है वो पहले के मुकाबले में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर किसी गैसलेस सिस्टम में मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ये काम करने के बजाय मैंने इस सिस्टम में जो वेट पड़ा हुआ था उस वेट को भी हटा लिया, वेट को कम कर दिया, यानी मैं प्रेशर को डिक्रीज़ की तरफ लेकर जाता हूँ, प्रेशर पहले के मुकाबले में कम कर देता हूँ, तो अब नतीजा क्या होगा, क्या वॉल्यूम भी कम होगा, नहीं, वॉल्यूम पहले के मुकाबले में रेज होता है, वॉल्यूम पहले के मुकाबले में बढ़ता है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक वेरिएबल कम हो दूसरा बढ़ जाए, या एक बढ़े तो दूसरा कम हो जाए, इस रिलेशन को कहा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो वी से देन वॉल्यूम देन इट्स वॉल्यूम, यानी जो गैस आपने कंसिडर की हुई है उस गैस के अंदर, हर गैस के बारे में नहीं कह रहे, हम सिर्फ उस गैस या उस गैसलेस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होना चाहिए, मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। आप इसको हर गैस पर हर कंडीशन पर अप्लाई नहीं करते, आप इसको अप्लाई करते हैं एक ऐसी गैस के लिए जिसका टेम्परेचर और उसका मास कांस्टेंट कर दिया जाए, तो ऐसी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो ये है, अगर आपने दो स्टेट वेरिएबल्स को कर दिया कांस्टेंट, दो स्टेट वेरिएबल कौन से कांस्टेंट किए, मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, तो जिस गैस के मास और टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट किया उस गैस का जो वॉल्यूम होगा उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर P। ये मैथमेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, अगर ये मतलब मैथ्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी, मैथ्स मुझे इसीलिए थोड़ा अट्रैक्ट भी करती है कि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा, खैर हर सब्जेक्ट में ही है। अब अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ, इक्वल लगेगा, इक्वल के बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट के साथ मैंने लगाया 1/p, p यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अगेन बॉयल्स लॉ। जो मैंने पहले बॉयल्स लॉ को लिखा था, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज द बेसिक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। और जो मैं अगला स्टेटमेंट अभी लिखने जा रहा हूं वो भी बॉयल्स लॉ है, बट दिस इज अ लिटिल बिट इन मैथमेटिकल स्टाइल। फॉर कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, अगर किसी गैस का मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, द प्रोडक्ट of pressure and volume is also constant। अगर गैस का मास और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर इसके प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है, दैट रिजल्ट इज आल्सो अ कांस्टेंट। आप इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट लिखें, C लिखें, K लिखें, G, H, F, जो आपको पसंद आए लिख लीजिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको सिस्टम की ज़बान में, चूंकि हम आगे मूव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम की स्टेट्स को डिस्कस करते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं।
तो अब यही बात जो मैं बेसिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आगे चलकर इसी बात को मैंने एक्सप्लेन करना है इन अ न्यू पैटर्न, इन अ न्यू स्टाइल। तो अब मैं स्ट्रेट के लिहाज से बॉयल्स, पहले मैंने बॉयल्स लॉ किस लिहाज से लिखा, थ्योरेटिकल स्टाइल में, फिर इसी बॉयल्स लॉ को मैंने कौन से स्टाइल में लिखा, मैथमेटिकल। अब इसी चीज़ को मैं मज़ीद आगे लेकर जाता हूँ और अब मैं ज़रा इसको थर्मोडायनेमिक पैटर्न पर लिखता हूँ। तो थर्मोडायनेमिक पैटर्न इसी मैथमेटिकल फॉर्म की दूसरी फॉर्म होती है कि अगर मैंने कंसिडर कर लिया एक गैसियस सिस्टम है जिसको पहले मैंने किसी और हालत में रखा हुआ था, किस हालत में रखा हुआ था, पहले इसका प्रेशर किसी भी स्टेट पर, किसी भी जगह पर, पहले इसका प्रेशर था P1, जबकि इसने स्पेस ऑक्युपाई की थी V1। इसको किसी तरह से मैंने प्रेशर चेंज करवाया, प्रेशर चेंज करते ही इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और अब इसका प्रेशर P2 है, जबकि ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है V2, जबकि ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है V2। नाउ इन दिस केस बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहती है कि यहाँ पर अगर मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। यह है इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, एट फाइनल स्टेट आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। दो इक्वेशंस हैं, दोनों की राइट साइड सेम आ रही है, दोनों का रिजल्ट कांस्टेंट आ रहा है, कंपेयर कर लीजिए। देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आप कह सकते हैं यह है तो मैथमेटिकल फॉर्म, it is still the mathematical form of Boyle's law, but I'll use it in thermodynamic system। मैं इसको thermodynamic system में यूज करूंगा। माइंड इट, आपका अगला स्टेट जो आता है, जो इस चैप्टर नंबर 11 के 3 फेजेस हैं। पहला फेज है बेसिक ऑफ हीट, दूसरा है गैसेस और इसका तीसरा फेज कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ये मेरे डिस्कशन में आएगा एंड देन आई विल यूज द प्रेशर लॉ, बॉयल्स लॉ इन द स्टेट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आई विल मेंशन इट, मैं इसे फिर मेंशन करूंगा और दो जगह जाकर मेंशन करता हूं। अभी इसे अच्छी तरह ध्यान में रख लो, घोल कर रख लो, अच्छे तरीके से पी जाओ कि ये बात है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ग्राफ आप लोग पढ़ चुके हैं। बात अगर सिर्फ जान छुड़ानी, ख़त्म करना, एग्ज़ाम के लिहाज से बताना है तो ये इतनी सी बात है। ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के दरमियान। बॉयल्स लॉ दो क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहा है, बाकी दो तो हैं ही कांस्टेंट। किन दो क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहा है? ये रिलेट करता है प्रेशर को और वॉल्यूम को। देन प्रेशर और वॉल्यूम दो एक्सिस आए, सामने रखें, हो जाएगा कंप्लीट। तो इस लिहाज से अगर मैं वैसे बनाऊं, फॉर एन आइडियल गैस, अगर एक परफेक्ट आइडियल गैस होगी, इट शुड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता ही ऐसा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट नो, ऐसा होता नहीं। हम कह तो रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस इट शुड बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये एक आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास दुनिया में कोई परफेक्ट आइडियल गैस मौजूद नहीं है। ऑल गैसेस आर रियल, तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। इट्स अ लिटिल बिट चेंजिंग बिहेवियर। ये कर्व बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प डीप कर्व नहीं बनेगा। इट्स अ लिटिल बिट लाइक स्ट्रेट लाइन के जैसा होता है, बहुत ज़्यादा शार्प कर्व नहीं होता, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं लेता। इट्स लाइक दिस, ऐसा होगा। और कह सकते हैं कि जब आप आइडियल गैस के बजाय रियल गैस के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इट विल नॉट बिकम अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ कर्व। ये कर्व बनेगा और इस कर्व के लिहाज से रियल गैस, अब ये जो कर्व बनता है इसको कहते क्या है? ये जो कर्व की शेप बन रही है, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला कह दो एनफ है, बट एज अ परफेक्ट इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एक बात और, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन स्पेशली फॉर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स आती है। इंजीनियर्स इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। जब आप कोई XY प्लेन में कोई कर्व ड्रॉ करते हैं
तो उस कर्व का दैट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। सेंटर से लेकर इस कर्व तक का जो, इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, इट्स इंपॉर्टेंट। इट रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट वैल्यू। मतलब जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या अगर आपने कोई और पैटर्न पढ़ा हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी इक्वेशन में, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन या किसी कर्व की इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर यूज हो रहा होता है, ये कांस्टेंट नंबर क्या शो कर रहा है? ये शो करता है कि जब मैं इसको कर्व की सूरत में शो करूंगा तो ओरिजिन से लेकर इस कर्व का जो फासला है, वो फासला इसका कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा होता है, यानी इसी के प्रोपोर्शन से चेंज होता है। सो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? इस कांस्टेंट। यानी कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये आ गया वो कांस्टेंट। अब एक बात और फैक्ट शामिल कर दूं कि बॉयल्स लॉ में ये वाला जो कांस्टेंट है के, बॉयल्स लॉ का ये जो कांस्टेंट के है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यानी ये कांस्टेंट ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में हमेशा एक जैसा आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू एक गैस के पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कांस्टेंट होती है। आप गैस का टेम्परेचर चेंज कर देंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर। अब मेरी ये बात बताने का मकसद ये है कि जब आप बॉयल्स लॉ को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस बॉयल्स लॉ के कर्व लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ टेम्परेचर। ये इंडिकेट करता है टेम्परेचर को। यानी अगर आपको 2 या 3 गैसेस के लिए बॉयल्स लॉ का ग्राफ कर्व बनाकर दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि कौन सी गैस हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट कर रही है, कौन सी गैस लो टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट कर रही है। जैसे मैंने ये कर्व बनाया, ये ग्राफ बनाया, प्रेशर एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस है, और मैंने 2 या चले 3 कर्व बना दिए। अब मैंने कोई एक सिंगल वैल्यू इस पूरे ग्राफ में कहीं नहीं लिखी। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मैंने पूरे ग्राफ के अंदर कहीं कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं लिखी। प्रेशर क्या है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, बट स्टिल आई कैन कंसिडर कि ये जो पहली गैस है, या एक ही गैस को मैं 3 डिफरेंट मरतबा प्रोसेस करवाया, तो एक मरतबा टेम्परेचर T1 रख कर करवाया, दूसरी मरतबा T2, तीसरी मरतबा T3, तो फिर मैं कहूँगा कि T1 के मुकाबले में T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 के मुकाबले में T3 टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि पहली लाइन का डिस्टेंस, दूसरी लाइन का डिस्टेंस, तीसरी लाइन का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ये आपका नॉलेज है। बाज़ों का सवाल पैदा होता, सबसे ज़्यादा मशहूर बच्चों का सवाल जो कभी कभी तो मुझे लगता है हमें छेड़ने के लिए कहा जाए, सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा, आपका नॉलेज बताएगा। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपका कॉन्सेप्ट है, तो आपको कोई बताने नहीं आएगा, देन आपका अपना नॉलेज बताएगा। आप खुद से ढूंढोगे, आप खुद से जान लोगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास नॉलेज है, मेरी ये बात नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं मज़ीद। अब बात फिर वही, अगर मैं सिर्फ इसके ग्राफ और ग्राफ के स्टाइल्स के ऊपर बहस करने लग गया तो बात 1 घंटा तो फिर यहाँ गुजर जाएगा। बॉयल्स लॉ का ग्राफ मुख्तलिफ अंदाज में बनाया जाता है। जो इसका सबसे सिंपल पैटर्न है, जो सबसे सिंपल अंदाज है, वो ये वाला है। इसको नोट कर लें, इसको अच्छी तरह जहन में रखिएगा, पढ़ लें, देख लें। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अगला चार्ल्स लॉ। नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स, मुझे ज़रा रिमाइंडर आ रहा है कि एक लेक्चर का टाइम था, वो तकरीबन 30-40 मिनट्स का होता है। तो मेरा पहला लेक्चर तो सिर्फ बॉयल्स लॉ पर ही पूरा हो गया। हालांकि मेरे तो ये सोच थी कि मैं स्टार्ट करूँगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये फिनिश, आइडियल गैस इक्वेशन, सारे का सारा एक साथ ही ख़त्म कर दूँगा। बट ना, थोड़ा डिटेल में चला गया हूँ। तो आज के लेक्चर में मेरे पास सिर्फ एक चीज़ कंप्लीट हो पाई है, बॉयल्स लॉ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब हमारा अगला टॉपिक होगा चार्ल्स लॉ। उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। चार्ल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ये दोनों हमारे टॉपिक होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।